स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। 1.1 लास्ट लेक्चर पे पढ़ लिया था, आज 1.2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1.2 में पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या, इसके पहले लेक्चर में रियल नंबर वास्तविक संख्या के बारे में बताया था। इसमें सारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय भी होती है, अपरिमेय, नेचुरल, होल, इंटीजर सब होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक संख्या है उसके कलेक्शन में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कारण लिख देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है मतलब m की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं। ये जो संख्या रेखा है, ये देखिए संख्या रेखा, बीच में हमने 0 रख दिया। इसके बाद इसमें कौन सा 1, 2, 3, 4, इधर निगेटिव संख्या -2, -3 लास्ट तक चले जाती है। इसमें बटे वाली भी संख्याएं होती हैं, पूर्णांक वाली भी रहती हैं, 3/2 है, -3/2 है, सारी माइनस वाली भी संख्याएं होती हैं, 0 भी इंक्लूड है। अब हम सवाल पे चलते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये कह रहा है इस संख्या रेखा पर कोई भी रेखा लिखी, कोई भी संख्या लिखी होगी वो अंडर रूट m के मान की होगी। अब अगर हम m में ये धनात्मक संख्या लिख देंगे तब तो ठीक है, लेकिन संख्या रेखा पर तो ऋणात्मक संख्या भी होती है। और अगर हमने यहाँ पे ऋणात्मक संख्या लिख दी जैसे √3, तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है। इसलिए ये क्या लिखा हुआ है? असत्य लिखा हुआ है। क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। ये हो गई। फिर उसके बाद आखिरी पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, ये सब अंडर रूट वाली संख्या, √2, √3, √5, ये सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। और यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। वास्तविक में तो परिमेय भी और अपरिमेय भी, ठीक है। तो लिखेंगे ये भी क्या है? असत्य, क्योंकि यही ऊपर वाला उसमें भी रहेगा। वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय तथा
में दोनों संख्याएं होती हैं। कोई भी संख्या ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, पर क्या ये परिमेय है? नहीं है परिमेय। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड नंबर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि कोई भी संख्या है हमारे पास, ठीक है, कोई भी संख्या दी है और उसका हम वर्गमूल लेते हैं, तो क्या परिमेय संख्या मिलती है? अगर नहीं मिलती तो बताइए कौन सी संख्या है? तो जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं मतलब ये जैसे 4 हो गई, 9 हो गई, 16, 25, 36, 49, ठीक है, ये सारी संख्याएं जो है तो इनका हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमको परिमेय संख्या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा था क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसमें लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, अब आगे इसे लिखा था कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का, तो ले लेते उदाहरण। उदाहरण के लिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे ये संख्या 9 ले लिए। उदाहरण के लिए संख्या 9 का वर्गमूल √9, 9 का वर्गमूल कक्षा 8 में पढ़े होंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3। उदाहरण के लिए संख्या 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। और ये जब 3 हो गया तो क्या 3 अपरिमेय संख्या है? 3 तो परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? संख्या रेखा पर √5 हमको दिखाना है कि कैसे दिखाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। ये मान लो हमने एक संख्या रेखा बना ली, ये यहां पे 0, 1, 2, 3 और भी आगे चली जाएगी संख्या रेखा है। ये मान लो कोई रेखा हमारी यम हो गई। ठीक है ना, अब इस रेखा पे हमको √5 दिखाना है। अगर कहता कि 2 दिखाइए तो ये दिख रहा है, 2 दिखा देते, पर √5 दिखाना है। उसको दिखाने के लिए और साथ में लिखते भी जाते हैं, एक रेखा M खींचा तथा इस पर 0, 1, 2, 3 अंकित किया। ठीक है ना, ये जहां पे 2 है इस बिंदु को हम A नाम दे देते हैं, और जहां पे 0 है उसको मान लो O नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है 0 से लेके 1 तक की दूरी और 1 से लेके 2 तक की दूरी,
ये बराबर रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे पीछे ये छोटा कर दो ये बड़ा कर दो, ये एकदम इक्वल रहनी चाहिए। एक एक सेंटीमीटर पे है, एक एक सेंटीमीटर पे कर देंगे, ठीक है ना, पटरी की सहायता से। उसके बाद बिंदु ए पर हम 1 सेंटीमीटर का लंब खींचते हैं। ये बिंदु ए पर 1 सेंटीमीटर का लंब खींच दिए, इसको नाम दे दिए बिंदु बी। यहां पे ये 1 इकाई का है, ठीक है। और 1 2 3 अंकित किया तथा 0 पर 0 और 2 पर बिंदु O तथा A अंकित किया। फिर बिंदु A पर 1 इकाई का, 1 इकाई मतलब जितना ये डिफरेंस है 1 इकाई। अब वो डिफरेंस आप 1 सेंटीमीटर का बनाते हो, 2 सेंटीमीटर, वो उसकी यूनिट हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर नहीं लिखा है, 1 इकाई लिखा हुआ है, इसलिए 1 इकाई का लंब AB खींचा, ठीक है। अब यहां पे हम इसको पटरी की सहायता से मिला देंगे। ये पटरी की सहायता से मिला दिया। OB को मिलाया, मिलाने के बाद ये OAB एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो OAB क्यों बन गया? क्योंकि हमने AB पर क्या खींचा था, लंब खींचा था। ये लंब खींचा तो 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, तो समकोण त्रिभुज बन गया। OAB एक समकोण त्रिभुज है, अतः समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। अगर अभी आप लोगों ने इसके पहले नहीं पढ़ा हो तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये रेखा कहलाती है कर्ण। इस त्रिभुज OAB की ये रेखा क्या कहलाती है, कर्ण। ये कहलाती है लंब, ये AB लंब, और ये नीचे वाली OA कहलाती है आधार। ये यहां से हम इसकी लंबाई निकालेंगे कितनी आती है OB की, ठीक है। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा OB है, अर्थात OB का स्क्वायर बराबर आधार OA का स्क्वायर प्लस लंब AB का स्क्वायर। OA बराबर कितना होगा, देखो यहाँ पे 1 इकाई था, यहाँ पे कितना इकाई था, 2, बिंदु 2 पर बिंदु लिया था। OA बराबर 2 है, तो 2 का वर्ग किया, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस AB हमने कितना लिया था, 1 इकाई लिया था, ये 1 इकाई हो गया। ये 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 में गुणा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का 1 में गुणा, धन 1 और 4 और 1 ये हो गया 5, ठीक है। तो ये OB का स्क्वायर बराबर 5 आ गया। तो OB बराबर हो जाएगा हमारा √5। दोनों तरफ का हम जब वर्गमूल लेंगे इधर का, तो वर्गमूल से स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा हमारा √5। तो OB मतलब ये रेखा, ये रेखा की जो लंबाई है वो कितनी आ गई है, √5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से, सुइया की सहायता से, जो जानते हो, यहां पे रखेंगे बिंदु O पर और बिंदु B, यहां तक सुइया की नोक को यहां पे रखेंगे, ठीक है, और पेंसिल की नोक को बिंदु B तक फैलाएंगे, और उसके बाद इस तरह से एक सर्किल का निर्माण करेंगे। ये यहां पे रखने के बाद जब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये यहां पे इस तरह से काटेगा, ठीक है। फिर प्रकार की सहायता से OB, ये OB, ठीक है ना, बिंदु O पे सुइया के रखा, B पर पेंसिल को, OB त्रिज्या का
एक चाप खींचा, जो OB त्रिज्या का एक चाप खींचा जो इस रेखा यम को बिंदु P पर काटती है। मान लो जहां पे काट रही है उसको हम नाम क्या दे देते हैं, बिंदु P। ये यहाँ पे काट रही है ना, ये चाप, जब हमने यहाँ से सुइया को रखा और पेंसिल की सहायता से इस तरह से इसमें एक आर्क चाप मारा, तो ये यहाँ पे इसको काट रहा है, जहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया बिंदु P। ठीक है ना, जो बिंदु P पर काटती है। ये जो बिंदु P है यही बिंदु A से O से A की दूरी हो जाएगी, जितनी ये रहेगी उतनी यही, यहीं पर हमारे बिंदु P पर √5 आएगा। इसी बिंदु P पर √5 होगा, क्योंकि ये जो हमने त्रिज्या ली थी, यहां से रेडियस ली थी OB, ये कर्व ली थी, और ये कितनी थी, ये आपने देखा OB बराबर √5 थी। हमने जब इसको इस तरह से यहां से रख के चाप मारा तो इसका ये हिस्सा यहाँ पे आया, ये हिस्सा यहाँ पे आया, तो √5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया कि किस तरह से संख्या रेखा पर हम किसी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से प्रश्नावली 1.2 समाप्त हो गई है। आप लोग इसको अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू।